पुस्तक सफ़र की अंतिम कहानी सूरज चाँद का भाग 2 आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं सुनील तिवारी सभी बंधुओं को मेरा प्रणाम। तब तक मधु मरना तो सबू को है, चाहे आज या कल, इससे फर्क क्या पड़ता है। इतना कह मधु अपनी बेटी चाँद को साथ ले वहाँ से चल देती है। उसकी नम आंखें दुख को खुद ही बयां कर रहे थे। थोड़ी ही देर में अपनी टूटी हुई झोपड़ी में कदम रखती है। उसी दौरान चाँद बार बार दूर से ही स्टेशन की तरफ देख रही थी। अब मन में ही मन में, सूरज, इससे पहले चाँद की रोशनी बुझ जाए तुम चले आओ। उस दिन कॉलेज में फुटबॉल मैच था। दोनों टीमें आपस में संघर्ष कर रही थी। मैच के दौरान ही कप्तान सूरज रुक सा जाता है। ये देख उसका दोस्त अनुराग, सूरज, हम मैच जीत रहे हैं, लेकिन इस ढंग से बार बार रुकना आखिर बात क्या है। सूरज, अनुराग, न जाने ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे कोई पुकार रहा है। मुझे कल ही गांव जाना होगा। अनुराग, ठीक है दोस्त, चले जाना, लेकिन इस वक्त पूरी तरह मैच पर ध्यान दो, वरना मैच पलट भी सकता है। सूरज, मैच तो हम जीत कर ही जाएंगे। पूरे जुनून के साथ खेल मैदान में सूरज अपने आप को खेल के प्रति समर्पित कर देता है। आखिरकार मैच जीत ही जाते हैं। तत्पश्चात कॉलेज की तरफ से सर्वोच्च इनाम सूरज को दिया जाता है। सबके सब मित्रगण उसे इस खुशी पर बधाई देते हैं। थोड़ी ही देर में सूरज गांव जाने के लिए तैयार होता है। स्टेशन पहुंच सूरज, अनुराग, अपना ख्याल रखना, जल्द ही लौटूंगा। अनुराग, दोस्त, मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। सूरज, तू तो सदैव मेरे साथ है, वैसे भी सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारा ही है। इतना का दोनों मुस्कुराते हुए गले लग जाते हैं। तब तक गाड़ी भी आ जाती है। सूरज, अच्छा दोस्त, चलता हूँ। तत्पश्चात ट्रेन चल देती है। कुछ ही घंटों में गांव कनकपुर गांव के स्टेशन पर रुकती है। सीटी की आवाज सुन चांद, न जाने ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा सूरज आ रहा है। मन में सोचते सोचते आखिरकार बैरले स्टेशन पर पहुंच जाती है। तब तक सूरज गाड़ी से नीचे उतरता है। उसकी निगाह चांद पर पड़ते ही, सूरज, तुम्हें मालूम हो गया कि मैं आ रहा हूँ। चांद, हाँ। सूरज, सुबह की पहली किरण तुम्हारे आने का पैगाम दे दिया। इतना का बैर की पोटली सूरज के हाथों में रख दी। पोटली देखते ही सूरज, वही जंगली बैर? चांद, हाँ, बैर ही है, जिसमें बचपन की हजारों यादें बसी हुई है। तत्पश्चात बैर देख एक साथ बैर चक एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उसी दौरान सूरज, चांद, तुम्हारे चेहरे पर इतनी मायूसी, सब ठीक तो है? चांद, आंखें बंद होने से पहले मेरी एक ही इच्छा थी, अपने सूरज को एक बार देख लूं। सूरज, मेरी आंखें तुम हो। जब तक तुम देख रही हो तब तक तुम्हारा सूरज है। चांद, इन आंखों में मैं तुम्हारे ही प्रेम का वास है। जब तक मेरे जीने की आज सिर्फ इसी प्रेम की ताकत है, वरना जब तुम्हारे चांद पर दाग लग गया तो उसकी रोशनी उसी दिन बुझ गई। वो तो उसी दिन मर गई। सूरज, वो चांद की शीतलता ही उसकी वास्तविक पहचान है। मेरी लिए तुम हमेशा वही चांद रहोगी। चांद, लेकिन मैं वो चांद नहीं रह गई। सूरज, स्त्री की पवित्रता उसके आत्मा में बसी होती है, जिसकी रक्षा ईश्वर करते हैं, कोई नष्ट नहीं कर सकता। मन से तो अब भी निर्मल हो, और मन की शुद्धता ही वास्तविक सुंदरता है, वही विशुद्ध प्रेम है। चांद अंतम मुस्कुराते हुए सूरज के गले लग जाती है। सूरज, चांद, वो बदनसीब कौन था जिसने तुम्हारा हाल किया? चांद, चंपत लाल का बेटा विषय लाल। सूरज, चलिए हमारे साथ। उसके साथ लेकर अपने घर जाते हैं। पहचान सिंह चांद को सूरज के साथ देख भौचक्के हो जाते हैं। पहचान सिंह, सूरज, इस दुष्ट लड़की के साथ? सूरज, ये तो मेरे प्रेम का प्रतीक चांद है, जिसके हर एक सांसों में मैं मेरी सांसें जुड़ी हुई है। पहचान, अच्छा होगा, इन सांसों को रोक दो, इससे सांसें जुड़ी हो तो अच्छा होगा कि मौत को गले लगा लो। सूरज, पिताजी, ऐसी बदनीयत आपके ऊपर शोभा नहीं दे रही है। पहचान सिंह, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है समाज में ऐसी लड़की की कोई इज्जत नहीं है। जन्म से ही ये अपवित्र है। इसके साथ जीवन जोड़कर मेरे खानदान की इज्जत में दाग लग जाए, जो मैं कभी नहीं होने दूंगा।
सूरज, क्यों इज्जत नहीं है? इसलिए कि कोठे पर नाचने वाले की लड़की है, या इसलिए कि जद्दार लोग ही इसके साथ बलात्कार किया? मैं पूछता हूँ, उस वक्त आपके समाज की इज्जत को क्या हो गया था जब मासूम लड़की के साथ बलात्कार किया गया? क्या उस वक्त समाज के इज्जतदार लोग अंधे हो गए थे, या यही निशानी है इनकी इज्जत की? पहचान सिंह, ऐसी लड़की जो रात के अंधेरे में अपनी इज्जत को खुद ही नीलाम करती है, तो इसमें समाज का क्या दोष? उसे भी बंद आंखों से अंधेरा ही दिखाई देगा। अब भी वक्त है, खोलो अपनी आंखें, भूल जाओ ऐसे लड़की को। सूरज, प्रेम के एक एक बूंद में इतने बड़े समाज का निर्माण होता है, लेकिन आज समाज बनाने वाले इज्जतदार लोग ही प्रेम के बूंद को नष्ट करने में तुले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि प्रेम की चाहत के लिए इस तरह बिकाऊ हो न जाए। और ये मत भूलो, स्त्रियों का सम्मान ही समाज की शान है। और जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा, हर व्यक्ति अपने आप को स्वयं जानता है, मैं कैसा हूँ। आप अपना ही सच बेहतर जानते हैं, किसी दूसरे का नहीं। पहचान सिंह, मुझे कुछ जानना भी नहीं है। तेरा गंदा प्रेम सब कुछ बयां कर दिया, अब कुछ बाकी नहीं रह गया। सूरज, प्रेम का रूप शांतिमय होता है, जो इस गहराई में प्रवेश कर गया वही जीना जानता है। पहचान सिंह, पहचान सिंह की पहचान ही उसकी इज्जत है। मैं अपनी इज्जत के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें भी। अब आज के बाद इस चौखट पर तुझे कदम नहीं रखने दूंगा। सूरज, नहीं रखूंगा, लेकिन ये जानता हूँ आपको अपनी गलती का जल्द ही एहसास होगा। और ध्यान रहे, इतनी देर मत करना कि आप पुकारे लेकिन मैं सुनने के लिए इस दुनिया में न रहूं। इतना कर चांद का हाथ पकड़ लेता है। और घर के सामने तुलसी के पास हवन जल रहा था। उसी दौरान सूरज और चांद 7 बार तुलसी का परिक्रमा ले शादी के पवित्र बंधन में बन जाते हैं। बड़ी भीड़ में जाते जाते दूर से ही झुक कर प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात अपनी माँ की तरफ देख सूरज, माँ, यदि अनजाने में मुझसे कुछ हुआ हो तो क्षमा करना। दुर्गा, भूल से भी ऐसा मत सोचना, मुझे फक्र है, ईश्वर करे तो जैसा बेटा हर माँ को नसीब हो। तब तक पहचान सिंह, इस वक्त तुम्हारा चुप रहना ही अच्छा होगा, वरना मेरे क्रोध से कोई नहीं बचेगा। सूरज, देखना, वो दिन दूर नहीं, भूख प्यास से तड़प कर इसी दरवाजे पर कुत्ते की तरह आएगा। और ध्यान रहे, उस वक्त इस कनकपुर में कोई तेरा मदद करने वाला नहीं होगा। सूरज, ईश्वर मेरे साथ है, उन्हीं पर मेरा भरपूर विश्वास है, और किसी अन्य की मदद की कोई जरूरत नहीं है। इतना कह चांद को साथ ले वहां से चल देता है। और थोड़ी ही देर में उस टूटे फूटे घर में प्रवेश करता है, जिसमें चांद और उसकी माँ रहती है। मधु, सूरज को दो, भावुक हो रोने लगती है। सूरज, सूरज, नहीं माँ, ऐसे नहीं रोते, बस आप लोगों के सहारे की जरूरत है। मैं खुद न खुद इस मुसीबत को पार हो जाऊंगा। मधु, बेटा, जब मुसीबत अपने लोग देते हैं तब पछतावा होता है। सूरज, हमें पछताना उतना नहीं होगा जितना उन्हें होगा। जब अपनी कमी की तरफ ध्यान देंगे तब वे खुद हमें याद करेंगे। इतना कह वहीं टूटे मकान के फर्श पर लेट जाता है। और चांद ज्यों ही सूरज सूरज के सिर पर हाथ फेरती है। चांद, आपको तो बहुत तेज बुखार है। सूरज, परेशान मत हो, खुद न खुद ठीक हो जाएगा। तब तक मधु, ठंडा पानी से सिर पर पट्टी रखिए, जिससे आराम मिल जाएगा। चांद, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। चांद दौड़कर सभी के पास जाती है, लेकिन पहचान सिंह के डर से कोई भी कनकपुर वासी पानी नहीं देता। हताश होकर रोने लगती है। तभी मंदिर से लौट रही दुर्गा की निगाह उस पर पड़ती है। दुर्गा, अरे चांद, क्या बात है, क्यों रो रही हो, सब ठीक तो है? चांद, नहीं माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। सूरज को तेज बुखार है, सिर पर पट्टी रखने के लिए कोई ठंडा पानी तक नहीं दे रहा है। दुर्गा, अब बहुत हो चुका, जिस घर में सूरज चांद की रोशनी नहीं, वो घर मौत का घर है। अब एक क्षण भी ऐसे घर में नहीं ठहर सकती। तुम चलो, मैं ठंडा पानी अब भोजन लेकर आ रही हूँ। चांद, जी माँ। तत्पश्चात चांद अपने घर लौट आती है। उसे देख मधु, पानी ले आने में इतनी देरी, कब से इंतजार कर रही हूँ। चांद, क्या करूँ माँ, किसी ने ठंडी पानी तक भी नहीं दिया। शायद मेरे नसीब ही दुख का दरिया ही है, जिसमें बहना ही पड़ेगा। मधु, अब क्या होगा? चांद, रास्ते में माँ मिली थी, आती ही होंगी। आखिरकार तब तक दुर्गा पहुंच जाती है। बेटे की स्थिति देख भावुक हो रोने लगती है। रोते हुए देख सूरज, माँ, ये क्या, ये आंसू हमें कमजोर बना देंगे। दुर्गा, बेटा,
तुझे इस स्थिति में देख मैं आपको कैसे संभाल सकती हूँ। अब और नहीं रहा जाता। सूरज, माँ, तेरा दर्शन हो गया। संजो, मैं ठीक हो गया। मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। अब अपने हाथों खाना खिला दो, बड़ी तेज भूख लगी है। दुर्गा, लो बेटा। जो ही दुर्गा सूरज को खाना खिलाती है, त्यों ही पहचान सिंह पहुंच जाता है। उसे देख सब दंग हो जाते हैं। पहचान सिंह, अच्छा हुआ, तेरी पतिव्रता की अच्छाई मैंने खुद अपने आंखों से देख लिया। अब तू भी इनके साथ तड़प कर मरेगी। दुर्गा, आपके साथ रहने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि मौत मैं जीते जी उस चौखट पर कदम नहीं रखूंगा। अच्छा होगा, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए। पहचान सिंह, तुम सबकी मौत की खबर सुनने के लिए बेताब रहूंगा। तब तक सूरज, पिताजी, जब आपकी यही इच्छा है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। बड़े क्रोध से उन सब की तरफ देखते हुए पहचान सिंह वहां से चला जाता है। चांद, सब मेरी वजह से हो रहा है। अब मुझे देखा नहीं जाता। दुर्गा, तू तो सूरज से सच्चा प्रेम करती है। सच्चा प्रेम करने वाला महान होते हैं। मुझे खुशी है चांद, तुम्हारे जैसे हर एक को बहू मिले। तब तक मधु, सूरज को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। दिन पर दिन उसकी तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। दुर्गा, यही मैं भी सोच रही हूँ। सबके सब डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर पीयूष रस्तोगी उन्हें देख, पीयूष रस्तोगी, दुर्गा जी आप। दुर्गा, सूरज का तबीयत बहुत गड़बड़ है, फौरन इलाज करिए। पीयूष, चिंता मत करिए, सब रखिए, सूरज को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर पीयूष सारे शरीर का चेकअप करते हैं। तुरंत उन सब के पास आते हैं। डॉक्टर साहब को देख दुर्गा, डॉक्टर पीयूष, अब कैसी हालत है। डॉक्टर पीयूष, दुर्गा जी, इलाज चल रहा है, हो सकता है ब्लड की जरूरत पड़े। तभी चांद, डॉक्टर साहब, जितना हो सके मेरा ले लीजिए। मेरे खून का एक एक बूंद सूरज के प्रेम में रंगा हुआ है। पीयूष, सब कुछ इसी प्रेम में ही तो समाया हुआ है। इसकी उपज परमात्मा से हुई है, इसलिए जो उन पर विश्वास करते हैं उनकी रक्षा भी वही करते हैं। तुम्हें अपने प्रेम पर इतना विश्वास है, इसलिए यही प्रेम तुम्हारा कवच है। मौत भी ऐसे प्रेम से दूर रहती है, वो भी इसके आगे झुक जाती है। पीयूष, इतना कहते हुए हाथ में पर्ची देते हैं। फिलहाल ये दवा बाहर से मंगवा लीजिए। चांद, ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। उसी अस्पताल में मौजूद चंपतलाल इसकी खबर अपने मालिक पहचान सिंह को देता है। चंपतलाल साहब, सूरज की स्थिति बहुत नाजुक है, इस वक्त वो अस्पताल में है। पहचान सिंह, कौन डॉक्टर इलाज कर रहा है। चंपतलाल, डॉक्टर पीयूष रस्तोगी। पहचान सिंह, चंपतलाल, अब बहुत हो चुका। चांद ने मेरे परिवार को तबाह कर दिया, अब और मैं नहीं होने दूंगा। उसे मौत के घाट उतार दो, जो होगा देखा जाएगा। चंपतलाल साहब, सूरज और चांद की जान एक दूसरे में बसी हुई है, वे सच्चे प्रेमी हैं, एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते। पहचान सिंह, ये सब बकवास है, चांद के साथ साथ उसका प्रेम भी मर जाएगा। चंपतलाल, प्रेम अमर है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। अब आप भी आजमा कर देख लीजिए। उसका बात सुन विषयलाल बोल पड़ता है। साहब, एक काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे मालूम है चांद इस वक्त दवा लेने के लिए गई है, और रास्ते में उसी काली मंदिर के पास ही उसका काम तमाम कर देंगे। चंपतलाल, ये ठीक नहीं होगा। पहचान सिंह, तुम चुप रहो, मुझे मालूम है क्या ठीक है क्या नहीं। मेरी आंखें बेताब है उसकी मौत देखने के लिए। चंपतलाल, ध्यान रहे, आप अपने बेटे का ही अंत करने जा रहे हैं। उसकी बात को कोई नहीं सुनता। पहचान सिंह अपने आदमियों के साथ काली मंदिर के निकट ही इंतजार करते हैं, और थोड़ी ही देर में दवा लेकर चांद आते हुए दिखाई पड़ती है। आखिरकार उसे पकड़ ही लेते हैं। पहचान सिंह, मौत बनकर तेरा इंतजार कर रहा हूँ, आज इस उम्मीद को पूरा कर ही देते हैं। चांद, पिताजी, मौत से बड़ी खुशी भी हो तो मैं आपको दे सकती हूँ। मुझे खुशी है कि आप इस लायक तो हमें समझे। पहचान सिंह, हाँ, हमें इसी में खुशी है। मेरी आंखें बेचैन है तेरी मौत देखने के लिए। इतना का बड़ी तेजी से धक्का देती है। चांद मंदिर की सीढ़ी पर सर के बल गिर जाती है, और तेजी से कई बार सूरज सूरज कहती है। उसी साथ सूरज बेचैन हो जाता है। उसकी देख दुर्गा, डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं सूरज को क्या हो गया। तत्क्षण डॉक्टर उसके पास आते हैं। उस वक्त सूरज, मैं आ रहा हूँ चांद। पीयूष, सूरज अपने आप को संभालो, अभी चांद आ रही हो। तब तक दुर्गा, हाँ बेटा, चांद आती ही होगी। सूरज, माँ, मुझे चांद पुकार रही हो, हमें जाने दीजिए। इतना का सूरज उठ खड़ा होता है। पीयूष, सूरज पागल मत बनो। मधु, बेटा रुक जाओ। वह किसी का नहीं सुनता, और दौड़ते दौड़ते आखिरकार उस मंदिर के पास पहुंच जाता है, और गया के ज्यादातर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सबके सब आवाज देते हैं, सूरज रुक जाओ।
सूरज किसी का नहीं सुनता। वो चाँद चाँद कहकर चिल्ला रहा था और दौड़ते-दौड़ते ज्यों ही नज़दीक पहुँचता है, उसी दौरान डगमगाकर पत्थर पर सिर के बल गिर जाता है। उधर चाँद का खून धीरे-धीरे सूरज की तरफ बढ़ता है, इधर सूरज का खून धीरे-धीरे चाँद की तरफ बढ़ता है। आखिरकार एक दूसरे का खून आपस में ज्यों ही मिलता है, सूरज और चाँद की आँखें अपने प्रेम का दर्शन कर बंद हो जाती है। उसी दौरान सभी लोगों की आँखें नम हो जाती है। हताश पहचान सिंह गूंगे बहरे स्तब्ध हो जाते हैं। वे कभी नहीं मरते जो प्रेम के आगोश में समा मृत्यु को भी जीत लेते हैं। वे आज भी सूरज व चाँद के रूप में हम सबके साथ हैं और सदा रहेंगे।